नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का जो आपका विषय है साइंस का। इसका जो चैप्टर पहला है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको चैप्टर पूरा समझ में आए। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में चैप्टर को समझाने का प्रयास करा है। तो प्लीज़ अब वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। यानी देखो, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा समझते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल रूल से। ठीक है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बहुत ही आपके लिए फायदेमंद वीडियो है। पूरा देख लोगे तो आपको बिल्कुल चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी परिभाषा क्या है वो समझते हैं। देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, देखो, इसमें कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, जैसे देखो, क्या कहा गया परिभाषा में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, आप ऐसे समझो कि कोई भी दो पदार्थ है या दो से ज्यादा पदार्थ है, वो मिलकर दो या दो से अधिक कोई नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो दूध है। ठीक है, दूध से हमने दही बना लिया, तो ये क्या है? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि है क्या। तो देखो, हमारे सामने उदाहरण है कि हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन यानी कि O2 मिलकर जल यानी H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, हमें परिभाषा में क्या बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो यहाँ पे दो पदार्थ है हमारे H2, देखो H2 यानी हाइड्रोजन प्लस में हमारा ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बन रहा है? नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, कैसे आप समझो, देखो, हाइड्रोजन हमारा क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है जल यानी कि पानी मिल रहा है। तो क्या है? गैस और गैस मिले और हमें क्या मिल गया? उसके बदले पानी मिल गया। तो ये क्या है? एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना, नया पदार्थ बन गया। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इजी से परिभाषा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, देखो ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इन्होंने मिलकर एक जल का निर्माण किया। मतलब लिक्विड, जल क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव होता है। सोचो, गैस ने मिलकर के एक जल का निर्माण कर दिया, तो क्या एक रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग है। यहाँ पे गैस है और यहाँ पे जल बन गया। ठीक है, तो ये है। तो ये आई होप के आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है रासायनिक अभिक्रिया। ये पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है। यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो आपको चैप्टर ही समझ में आएगा पूरा। ठीक है, देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मान लो हो गई तो उसको हम भौतिक विधि से उलट पुलट नहीं कर सकते। ठीक है, भौतिक विधियां कौन कौन सी है? देखो, हमारे वाष्पीकरण के द्वारा, जैसे मान लो आपने, जैसे मान लो कि एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो आपके पास चावल है। ठीक है, आपके पास चावल है और आपने पानी लिया और उष्मा लिया। जैसे मान लीजिए आपने चावल बनाया, ठीक है, तो कच्चा, आपके पास कच्चा चावल है, फिर उसमें आपने पानी डाला, फिर उसको आपने गैस पे गर्म किया, तो वो क्या बन गया? एक भात बन गया। भात बन गया ना, चावल बन गया। ठीक है, भात बन गया वो। अब जब वो भात बन गया तो क्या आप उस भात को वापिस चावल में बना सकते हो? जैसे चावल आप लाए थे वैसे चावल बना सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों? कि भौतिक विधि, जैसे मान लो आप चावल, तो आपने कच्चे चावल को पानी में डालकर और उसको गर्म करके गैस पे उसने आपने उसको भात तो बना लिया, लेकिन आप भात से बाकी वापिस जो है वो चावल तो बना नहीं सकते। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको वापिस प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल और समझो, जैसे आपने दूध से दही बना लिया, तो क्या वापिस आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो यही है। ठीक है, भौतिक विधियां कौन कौन सी हमारी? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और उपकेंद्रीकरण। मतलब इन सभी भौतिक विधियों के द्वारा आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को उलट पुलट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? देखो, उलट पुलट का मतलब यही है कि आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने दूध से दही बना लिया, तो क्या आप दही से दूध प्राप्त कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बहुत ही ईजी बातें थी, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। देखो, हमारा अगला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। यानी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है इसके दौरान क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। मान लो कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमें क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से, आप देखो, उदाहरण समझ सकते हो।
हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन क्या है आप सभी को पता है गैस है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या, ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O, यानी कि जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या क्या परिवर्तन दिखेंगे हमें अभिक्रिया के दौरान। देखो पहला परिवर्तन होगा अवस्था में परिवर्तन। देखो यहाँ पे अवस्था कैसी थी, गैस थी, ये भी गैस था और ये भी गैस था, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो ये द्रव यानी लिक्विड बन गया। आपने समझ लिया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन हो जाएगा, यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, मान लो गैस का तापमान कुछ और था और जल का तापमान कुछ और है, तो तापमान में परिवर्तन भी हो जाएगा। और गैस का उत्सर्जन, तो गैस का उत्सर्जन का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, बाहर निकलना। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें गैस बाहर निकल रहा है तो हम कह सकते हैं गैस का उत्सर्जन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन है जो हमें रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान दिखाई देते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, अगला हमारा टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, यानी कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है उसके उदाहरण क्या है। हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया के, उसको समझते हैं। पहला उदाहरण हमारा भोजन का पाचन। देखो आप जब खाना खाते हो तो कैसे खाते हो, आप जब खाना खाते हो तो वो रोटी चावल कुछ भी खाते हो, और लेकिन जो पचता है आपका भोजन, आपका जब पेट में जाके पचता है तो क्या ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला हमारा शोषण, शोषण भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे आप सांस लेते हो, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो क्या ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने ऑक्सीजन को लिया और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, तो ये क्या, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला हमारा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। देखो आप सभी घर में लोहे का सामान तो होगा ही, लोहे पर जब जंग लग जाता है बरसात के समय में, तो क्या ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और अगला हमारा दही का बनना। देखो जब दूध से दही बनता है तो ये भी हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे आपको याद रखने रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। अब आता है हमारा अगला टॉपिक अभिकारक और उत्पाद। ये अभिकारक और उत्पाद क्या है, ये भी आपसे आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार कि अभिकारक के बारे में बताइए और उत्पाद के बारे में बताइए, या इन दोनों में अंतर क्या है, अभिकारक और उत्पाद में अंतर क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए क्या है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो पहले समझते हैं अभिकारक के बारे में। देखो अभिकारक क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या है, यानी ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। उत्पाद यानी उत्पाद बन रहा है, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो आपके सामने हाइड्रोजन है और आपके सामने ऑक्सीजन है, ये दोनों जब मिल जाता है तो क्या बनता है हमारा जल, यानी कि H2O का निर्माण होता है। तो देखो ये जो हमारा अभिक्रिया से पहले के जो पदार्थ है इसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको हम कहेंगे अभिकारक। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, मतलब इनसे पहले तो अभिक्रिया नहीं हुई ना, पहले ये भाग लिए। अब इन दोनों के मिलने से क्या बना, मतलब इन दोनों के मिलने से क्या बना, एक उत्पाद बना, एक नया चीज बना। जो चीज बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थे, इन दोनों के मिलने से जल बना, तो जल हमारा क्या है, उत्पाद है। ठीक है, यानी कि देखो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये एक अभिकारक है, इन दोनों के मिलने से हमारा जल बना, तो जल हमारा क्या है, एक उत्पाद है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभिकारक और उत्पाद के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे रासायनिक जो अभिकारक कहलाते हैं। और जब ये मान लो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, अब इसके बाद जल का निर्माण हुआ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक उत्पाद है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इससे पहले आपने देखो यहाँ पे देखा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो जल बना, ठीक है, जल का निर्माण हुआ, तो आप उसको कैसे दर्शाओगे, ऐसे थोड़ा बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस लाए, उसमें जल ऑक्सीजन मिलाया और जल बन गया। आप उसको एक रूल से रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। देखो आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन लिखोगे, हाइड्रोजन का सिंपल क्या होता है H2, फिर आप ऑक्सीजन लिखोगे, फिर आप ऐसे एरो दोगे और फिर आप लिखोगे H2O। ठीक है, तो ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण, मतलब दर्शाना। मान लो किसी व्यक्ति को आपको बताना है कि अभिक्रिया हुई है, तो आप ऐसे थोड़ा बोल के बता रहे हो कि हाइड्रोजन को हम मिला लिया, ऑक्सीजन को मिला लिया, हमको जल मिल गया, ऐसे थोड़ा बताओगे। आप ऐसे बताओगे कि हाइड्रोजन हम मिलाएंगे, ऐसे आप प्लस का चिन्ह दोगे, फिर ऑक्सीजन लिखोगे, फिर आप ऐसे एरो का निशान दोगे और फिर आप H2O लिखोगे, यानी जल का निर्माण होगा। तो इसी कहते हैं हम कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, समझ गया आपकी रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया जल के बारे में, तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला H2O, यानी कि जल का निर्माण हुआ।
तो आप ऐसे आपके बोलने से थोड़ा कोई मान जाएगा कि आप कह रहे हो कि इस प्रकार जल बना, आपको दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे लिखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इन दोनों के मिलने से क्या बना, जल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, पदार्थ के जो प्रतीक है उसका यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक अवस्था कैसे, ठोस है या द्रव है या गैस है या जलीय विलयन, तो इसको हम एक्यूज भी कहते हैं। देखो, ठोस को सॉलिड, इसको हम एस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। द्रव को लिक्विड, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और गैस को गैस, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और अगला हमारे जलीय विलयन, इसको हम एक्यूज कहते हैं, इसको हम एक्यू लिखते हैं। जैसे मान लो आप किसी रासायनिक समीकरण को दर्शाओगे, कैसे ऐसे लिखोगे, पता है कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे H2 हाइड्रोजन, आप लिखोगे ये क्या है, गैस है, प्लस ऑक्सीजन O2 ये क्या है, गैस है। आप ऐसे एरो बनाओगे, फिर लिखोगे आप H2O, ये क्या है हमारा लिक्विड यानी कि जल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे सूत्रों के साथ, जो भी पदार्थ है उसके साथ आप उसकी प्रवृत्ति भी लिखोगे, उसकी भौतिक अवस्था भी लिखोगे और सूत्र भी लिखोगे। उसका जो सूत्र है, इसके कितने परमाणु है, इसके कितने परमाणु है, आप इनको हाइड्रोजन को ऐसे परिचित करते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, और आगे जैसे उदाहरण के बारे में समझते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। ठीक है, तो देखो एक मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जब हम वायु में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो हमने बोल तो दिया मिलता है, लेकिन इसको हम दर्शाएंगे कैसे, तो दर्शाने को ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, आप सभी को पता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जा रहा है और जिसके जलाने के पश्चात हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे, लिखेंगे, चलो आप लिखोगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का लिखने का तरीका प्रतीक है Mg। मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड एंड ठोस, ऐसे लिखोगे। फिर ऑक्सीजन है, ये क्या है हमारा गैस। फिर आप ऐसे एरो का निशान दोगे, उसके बाद आप लिखोगे Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनेगा, ये क्या है हमारा ठोस है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण था जिसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अगला टॉपिक हमारा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, 100% मैं कह सकता हूँ पूरा आपके एग्जाम में जरूर ये % पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो संतुलित करना ना बिल्कुल ईजी है, इतना आसान है ना कि आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान लगाना होता है इसमें, बाकी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, उस तरफ आप लिखोगे तत्व जो होते हैं हमारे, मान लो लोहा है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, जो भी हमारे तत्व वो लिखोगे। फिर अभिकारक लिखोगे, फिर उत्पाद लिखोगे। ठीक है, अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु, ठीक है, परमाणु को हम एटम भी करते हैं इंग्लिश में, एटम। ठीक है, यानी जो भी हमारे परमाणु है, देखो अभिकारक में जितने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। ठीक है, जितने परमाणु हमारे यहाँ पे होंगे उतने ही परमाणु हमारे यहाँ पे होने चाहिए, इसलिए हम कहते हैं इसको, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको संतुलित करना सीखते हैं। देखो हम सबसे पहले हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे, फिर हम लिखेंगे अभिकारक में। देखो Fe का मतलब होता है आयरन यानी लोहा, H2 यानी हाइड्रोजन, आपको पता है ये हमारा H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर हमारा लोहा है Fe, आयरन जिसको हम लोहा भी कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे तत्व, हमारे पास 3 तत्व है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है F यानी आयरन यानी लोहा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभिकारक देखो, अभिकारक मैंने आपको क्या बताया, जो भी इस एरो, आप ऐसे समझ सकते हो, जो देखो ये अभिक्रिया का चिन्ह है, इससे पहले जो भी चीज हो ना उसको अभिकारक मान लो, और इस एरो के बाद जो उसको उत्पाद मान लो, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जो अभिकारक है ना हमारे, तो सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन सभी को एक ब्रैकेट में बंद। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चेंज हम इसके बाहर ही करेंगे। ठीक है, प्रकार हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे सब। ठीक है, उसके बाद देखो अभिकारक में हमारे पास कितने आयरन है, एक है, देखो एक यहाँ पे आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे। देखो अभिकारक में जो है ना हमारे पास कितने आयरन है, एक है, तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया। ठीक है, एक हमने यहाँ पे लिख दिया। और उत्पाद में कितना आयरन है, यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है इसके सामने, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 3। अब हमारा जो उत्पाद, अब ये हमारा पहला तत्व पहले आपको लिखना है। देखो अभिकारक में जितने तत्व के परमाणु है वो आपको यहाँ लिखना है, अभिकारक के लाइन में, उत्पाद वाले को यहाँ लिखना है। अब हमारा हाइड्रोजन अभिकारक में कितना, अभिकारक मतलब हम इसकी बात करें, उत्पाद यानी हमारा इधर का, तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और हमारा अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, और हमारा उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है,
अब उसके बाद हमें संतुलित करना। देखो संतुलित करने में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी कारक में हमारा आयरन 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या, देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि अब इसमें 3 हो जाए। तो अब 1 में जब 3 से ऐसे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो आपने गुना कहाँ पे किया, तो अभिकारक में किया, किसके साथ किया, तो Fe के साथ। तो आप Fe के सामने अभिकारक में क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, यानी कि ये तो हमारा आयरन जो संतुलित हो गया, इसको हम टिक करते हैं, हमारा संतुलित हो गया। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले से संतुलित, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो पहले से संतुलित है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर अगला चलता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब हम 1 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हमारा इधर अभिकारक में भी हो गया, 4 उत्पाद में भी। अब हमने 4 कहाँ पे गुना किया, अभिकारक में किया, तो 4 अभिकारक यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चूंकि देखो ब्रैकेट में बंद है तो इसका 4 का गुना हाइड्रोजन के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा। तो हमारा हाइड्रोजन के साथ 4 का गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन को हो जाएंगे और 4 एकम 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑटोमेटिक जो 4 का गुना है वो यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन देखो हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन था वो असंतुलित हो गया, क्योंकि अब अभिकारक में 8 है और उत्पाद में 2 है। तो अब हम उत्पाद में, अब अभिकारक में तो हम कुछ बदलाव कर नहीं सकते, तो हम उत्पाद में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो जाए। तो हम किससे करेंगे, 2 में 4 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 4। ठीक है, तो देखो अब हमारा ये आयरन भी संतुलित हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 है, और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक जो समीकरण उसको संतुलित किया जाता है। अब इसको हम लिखेंगे सही तरीके से। देखो आप इसको लिखने का तरीका क्या है, अब जो ब्रैकेट है इसको हटा देंगे। ठीक है, जब इसको लिखोगे एग्जाम में, देखो ऐसे लिखोगे 3 लिख दोगे, Fe जमा में 4H2O। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रवृत्ति भी लिखनी है। ठीक है, मैं आपको लिख के एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे प्रवृत्ति लिखनी है, मतलब ये जो है ना इसका प्रकृति भी लिखनी है, ये ठोस एक द्रव। तो आपको ये जो आयरन होता है वो ठोस होता है, लोहा। अब इसके हमने S लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में जो ये H2 यानी ये हमारा क्या है, एक जल है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे L लिख दोगे, L से लिक्विड, फिर एरो का निशान, फिर आप यहाँ पे लिखोगे Fe3। आपको जो ब्रैकेट है इसको हटा देना। ठीक है, Fe3O4, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक ठोस है। और उसके बाद प्लस में आप लिखोगे H2, यहाँ पे 4 है तो पहले आप 4 लिखोगे, फिर H2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संतुलित करके समीकरण को लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आपको ये जो पहले आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको संतुलित करना है, उसके बारे में जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर आप जो इसकी प्रवृत्ति है, जैसे मान लो ठोस है आप S लिखोगे, लिक्विड है तो L से प्रदर्शित करते हैं, और जो ये ठोस है इसको हम S लिखेंगे, और जो ये हाइड्रोजन क्या है हमारा गैस है तो गैस को G से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। यही तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से संतुलित कर सकते हो। अब आता है अगला टॉपिक, आता है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की क्या जरूरत है, हम क्यों करें संतुलित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका क्या जवाब होगा वो समझते हैं। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। ठीक है, मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ना ही तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। ठीक है, मतलब एक सामान्य जो है द्रव्यमान रहेगा। तो जब सामान्य द्रव्यमान रहेगा यानी कि जो हमारा अभिकारक है मैंने आपको बताया और जो उत्पाद है, दोनों में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होगी। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत, इसलिए हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब आपको समीकरण मिलता है वो असंतुलित होता है। ठीक है, कुछ समीकरण संतुलित भी होते हैं, कुछ असंतुलित भी होते हैं। तो जो असंतुलित होता है उसको हमें संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो अभिकारक है और जो हमारा उत्पाद है, ठीक है, तो यानी कि दोनों में जो परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण। तो इसका देखो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले यानी अभिकारक एवं उसके बाद यानी उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो जो समीकरण है वो संतुलित होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ही कहता है कि ना ही अभिकारक में ज्यादा द्रव्यमान का निर्माण होता है, यानी इसमें कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, मतलब एक सामान्य द्रव्यमान रहता है। इसलिए जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि जो अभिकारक है और जो हमारा उत्पाद है दोनों में जो परमाणुओं की संख्या वो बराबर रहे। ठीक है, तो आपको पता चल गया रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है कितने प्रकार के होते हैं वो आप समझते हैं। ठीक है, देखो पहला प्रकार है हमारा संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम ही से पता चलता है संयोजन, यानी इसमें कुछ मिल रहा है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मान लो 2 अभिकारक है, 3 है, 4, कितने भी मिल जाए लेकिन एक ही उत्पाद बनेगा, एक बनेगा उत्पाद, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है,
उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो जैसे जल का निर्माण, जल में देखो दो अभिकारक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना रहे हैं H2 यानी कि जल बना रहे हैं, H2O यानी कि जल, यानी कि दो पदार्थ मिलकर जब कोई एक पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जरूरी नहीं कि दो ही पदार्थ हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, दो या दो से अधिक पदार्थ भी मिलकर सिर्फ और सिर्फ उत्पाद जो है वो एक ही बनना चाहिए, इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब अगला आता है हमारा अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो वियोजन में क्या होता है कि एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। मान लो कोई एक अभिकारक है, ठीक है, वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिकारक जब वो टूटेगा कैसे, उसको हम ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा उस अभिकारक को हम तोड़ते हैं। आप इसको समझते हैं, जैसे मान लो कोई ए पदार्थ है, इसको हम ऊष्मा देंगे, प्रकाश देंगे या कुछ वैद्युत धारा का जो तरंगे वो देंगे तो ये टूटकर बी या सी या दो से अधिक पदार्थों में बिखर जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो अभिकारक है वो तो एक रहेगा, जब उसमें हम ऊष्मा देंगे और हम उसमें जो विद्युत देंगे, प्रकाश देंगे तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर बिखर जाएगा, तो इसको हम कहते हैं वियोजन, मतलब टूट जाना, बिखर जाना। ठीक है, देखो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, अब यानी वियोजन अभिक्रिया भी बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकार इसका एक आ गया यहाँ पे कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो उसमें हम किसके कारण तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या गया है कि एक जो अभिकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा, तो कैसे बदलेगा, उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो वो हमें क्या चाहिए, पहला वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या है, पहला हमारा ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा पदार्थों को तोड़ा जाता है, विद्युत वियोजन, विद्युत द्वारा और प्रकाशीय वियोजन यानी प्रकाश के द्वारा। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहला है हमारा ऊष्मीय वियोजन। देखो ये क्या है, तो अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, मतलब देखो एक अभिकारक मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ठोस है यानी सॉलिड है। इसको जब हम ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारा एक सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये हमारा गैस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक हमारा अभिकारक था, इसको हमने ऊष्मा दिया तो हमें क्या मिला, दो उत्पाद मिल गए। ठीक है, तो मतलब हमने इस अभिकारक को ऊष्मा द्वारा तोड़ा, इसलिए हम कहते हैं इसको ऊष्मीय वियोजन। मतलब वियोजन तो देखो, वियोजन का मतलब क्या है, तोड़ना, तो हमने किसके द्वारा तोड़ा, तो ऊष्मा के द्वारा तोड़ा ना, ऊष्मा दिया यहाँ पे तो ऊष्मा के द्वारा तोड़ा, तो इसको ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, अब वैद्युत वियोजन में क्या है, देखो अभिकारक का वैद्युत धारा द्वारा किया गया वियोजन, देखो इसमें हमने ऊष्मा द्वारा किया था ऊष्मीय वियोजन, अब यहाँ पे हम वैद्युत धारा दे देंगे तो वैद्युत वियोजन हो जाएगा। जैसे मान लो आपके सामने H2 यानी जल, ठीक है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसको जब हम विद्युत धारा देंगे, H2 यानी जल यानी लिक्विड को जब हम विद्युत धारा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये क्या है, हमने करंट के द्वारा यानी बिजली के द्वारा जो है जल को जब हमने बिजली दिया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, तो ये हमारा वैद्युत वियोजन। ठीक है, अब हमारा अगला आता है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, यानी कि देखो प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश में किया गया वियोजन। देखो अभिकारक का सूर्य की प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन को हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो इसमें क्या, देखो उदाहरण देखो समझ सकते हो आप कि हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड जो कि एक ठोस है, इसको हमने सूर्य के प्रकाश में रखा तो हमें क्या मिला, सिल्वर मिला जो कि एक सॉलिड है, और क्लोरीन एक गैस मिला, क्लोराइड जो कि हमारा एक गैस है, क्लोरीन। ठीक है, तो हमें ये मिला नहीं, जब हमने सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखा तो हमें एक सिल्वर मिला और हमें एक क्लोरीन गैस मिला। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो स्वयं श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रकाशीय वियोजन है इसका मतलब जो अभिक्रिया आपने देखा, ये तो ये हमारा जो है सिल्वर क्लोराइड, जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस मिला। तो जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। देखो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। ठीक है, यानी इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से भगा देता है, विस्थापित करता है। ठीक है, अब कैसे करता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो हमारे सामने है F यानी कि आयरन यानी कि क्या है, लोहा, ये सॉलिड यानी ठोस है। फिर इसमें हमने अभिक्रिया करवाया, ये हमारा कॉपर सल्फेट, ये क्या है, एक जलीय विलयन यानी एक्यूस। उसके बाद ये अभिक्रिया होकर क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे आयरन सल्फेट और हमें क्या मिला, कॉपर। ठीक है, ये मिला हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कॉपर सल्फेट था, तो ये जो आयरन है, इस आयरन ने क्या किया कि जो है ये कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, इसको भगा दिया, इसको भेज दिया और इसकी जगह खुद ले लिया, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो लोहे ने क्या किया,
कॉपर को विस्थापित करके उसको भगा दिया और उसकी जगह देखो यहाँ पे खुद ले लिया FeSO4 और कॉपर को यहाँ पे भगा दिया। ठीक है, ये होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारा अगला आता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन में क्या होता है, एक ही बार विस्थापन होता है। द्वितीय विस्थापन में क्या होता है कि 2 बार विस्थापन होगा। देखो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो है वह दो यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, यानी इसमें जो उत्पादों का निर्माण है वो दो यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे सामने है सोडियम सल्फेट प्लस में हमारा बेरिलियम क्लोराइड, और हमें क्या मिला, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये सोडियम है ना, हमारे सामने जो ये सोडियम है, तो सोडियम जो है ये जो आप ऐसे समझ सकते हो, जो ये बेरिलियम है और जो सल्फेट है। ठीक है, तो जो ये हमारा बेरिलियम है इसने सोडियम को यहाँ से विस्थापित कर दिया। ठीक है, और जो ये सोडियम है इसने यहाँ से बेरिलियम को विस्थापित कर दिया। मतलब यहाँ पे जो है वो दो बार विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसलिए हम कहते हैं इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, समझते हैं। देखो जो सोडियम है ना, सोडियम ने यहाँ से बेरिलियम को विस्थापित कर दिया और बेरिलियम ने यहाँ से सोडियम को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये बेरिलियम क्लोराइड था, तो इसने क्या है, बेरिलियम क्लोराइड ने इसको इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। जो देखो सोडियम ने क्या है ना, यहाँ से क्लोरीन को विस्थापित किया। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। देखो सोडियम जो है ना हमारा, तो सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन को यहाँ से विस्थापित कर दिया। ये जो बेरिलियम क्लोराइड है यहाँ से क्लोरीन को विस्थापित कर दिया, और जो बेरिलियम है इसने यहाँ से सल्फेट को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो बेरिलियम ने जब सल्फेट को विस्थापित किया, हमें क्या मिला, बेरिलियम सल्फेट, और ये सोडियम ने इसके साथ अभी इसको विस्थापित किया, हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान का मतलब है, देखो जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम इस पे चार्ज होता है प्लस का, धनात्मक का 2 चार्ज होता है, और जो क्लोरीन है उस पर होता है माइनस का 2। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जो है विस्थापन होता है, मतलब आयनों के आदान प्रदान, मतलब प्लस माइनस कट गए और एक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो जब सोडियम ने क्लोरीन को विस्थापित किया तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिल गया, और बेरिलियम सल्फेट को किया तो बेरिलियम जो है सल्फेट के साथ मिल गया। तो हमें क्या मिला, बेरिलियम सल्फेट प्लस में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो हमें ये मिला। तो ये हमारा द्विविस्थापन, यानी कि विस्थापन तो यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब आता है हमारा अगला उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन और अपचयन क्या होता है उसको समझते हैं। देखो उपचयन क्या है, देखो पहले समझते हैं उपचयन के बारे में। देखो उपचयन क्या है, देखो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। मान लो ये पदार्थ है हमारे सामने, कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बना, CO2। देखो इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो गई तो इसको हम कहते हैं उपचयन का अभिक्रिया, या फिर इसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो तभी इसको हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। मतलब इसका केस क्या है कि ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का कम होना, तो इसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और अपचयन क्या है, देखो पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन की, देखो इसमें उल्टा हो जाएगा। अपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो तो ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होना और हाइड्रोजन की वृद्धि होना, ये हमारा हो जाएगा अपचयन, और जो हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ये हमारा क्या है, उपचयन है। ठीक है, और अपचयन क्या है इसका उदाहरण समझते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस में ये हमारे सामने हाइड्रोजन है जो कि एक गैस है, इसको जब हमने ऊष्मा दिया तो हमें क्या मिला, कॉपर और जल मिला। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि हाइड्रोजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे अकेला था लेकिन अब यहाँ पे उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन, आप नहीं ऐसे आप समझ सकते हो, जो कॉपर था, ये देखो कॉपर जो है ना हमारी, ये देखो कॉपर जो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो घट गया। आप ऐसे समझो कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे देखो आप, इसमें दो अभिक्रिया हो रखी है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रखा है। ठीक है, आपको समझाता हूँ मैं कैसे हो रखा है। देखो पहला तो हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या कहा गया था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे H2O बन गया, हमारा हो गया उपचयन। और अपचयन का क्या है कि देखो ऑक्सीजन का कमी होना, ऑक्सीजन का क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का कमी होना। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ है लेकिन उत्पाद में खाली कॉपर बचा, कॉपर यहाँ से ऑक्सीजन जो यहाँ पे से हट गया, यानी ऑक्सीजन घट गया, तो इसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब जब ये दोनों अभिक्रिया मिल जाती है तो हमें एक नई अभिक्रिया, जब जहाँ पे ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वो आगे आएगा, उसको समझते हैं।
देखो हमारी अगली अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में हो, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। देखो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या है हमारा उपचयन। ये क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया भी हमारी हो रही है, क्या हो रही है हमारा उपचयन, ठीक है, उपचयन हो रहा है। और यहाँ पे जो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन घट रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है यहाँ, ठीक है। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में होती है ना, तो उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, ठीक है। तो उपचयन में आपने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, आपको इतना रखना कि ऑक्सीजन जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आप इसका जो दैनिक जीवन है हमारा, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको समझते हैं। देखो संक्षारण, ये क्या है समझते हैं। देखो संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है, ठीक है। मतलब उदाहरण के लिए समझ सकते हो, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहा आप लोहे को आप खुले में रख दोगे तो क्या है, लोहे पर जंग लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी उपचयन अभिक्रिया है। मतलब लोहा को जब आपने ऑक्सीजन के संपर्क में, वायुमंडल में ऑक्सीजन तो है, जब लोहे को आपने खुले में रखा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में रखा तो क्या हुआ, उसमें एक अभिक्रिया हुई और वो उस पर जंग लग गया लोहे पे, ठीक है। इसको आप जब आप किसी धातु को आर्द्रता यानी कोई नमी वाले माहौल में, वायु में खुला रखते हो, पानी में रखते हो, अम्ल आदि के संपर्क में रखते हो तो वो संक्षारित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाता है जब आप किसी लोहे वाली वस्तु को खुले में रख दोगे तो लोहे पर जंग लग जाएगा। चांदी पर काली परत चढ़ना, ये भी उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव है। और तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है, यानी कि प्रभाव है। यानी कि ये सभी उपचयन अभिक्रिया के कारण ये सभी लोहे पर जंग लगता है, चांदी पर काली परत चढ़ती है और तांबे पर हरी परत चढ़ती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव थे। और आ गया था हमारा विकृत गंधिता। ये क्या, देखो विकृत गंधिता, ये भी उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव ही है, आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा संक्षारण, देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, संक्षारण पढ़ा। इसमें क्या है कि जब कोई भी मान लो कोई भी धातु है उसको हम खुले में रखेंगे तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा, तो ये होता है हमारा संक्षारण। और अगला हमारा क्या है, अगला हमारा विकृत गंधिता। देखो ये क्या है, जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो आप बाजार से एक चिप्स का पैकेट ले आओ और उसको एक दिन के लिए खुला रख दो, तो क्या है उसका जो स्वाद है वो खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका स्वाद और गंध में उसका परिवर्तन आ जाएगा। यानी जब आपने चिप्स को ऑक्सीजन के संपर्क यानी वायुमंडल में से खुला छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो जो चिप्स था वो खराब हो गया, उसका स्वाद खराब हो गया, उसका गंध खराब हो गया, ठीक है। तो देखो विकृत गंधिता से बचाव के उपाय, मतलब खराब तो हो गया, अब इसको किस प्रकार से बचाया जाता है। आप सोचोगे कि दुकान वाले तो जो है 5-5 महीने 6-6 महीने तक चिप्स को रखते हैं स्टोर करके, वो कैसे किस प्रकार से रख पाते हैं वो समझते हैं। देखो विकृत गंधिता यानी जो विकृत गंधिता है उससे बचाव के क्या उपाय है वो समझते हैं। देखो पहला उपाय तो है खाद्य सामग्री के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरना, ठीक है। आप सभी जब दुकान पर कुछ चिप्स वगैरह लेने जाते हो उसमें देखते होगे कि पैकेट जो फूला फूला रहता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिस कारण जो खाद्य पदार्थ है, जो भी तेल वाला पदार्थ है, वो बहुत दिन तक यानी 6 महीने 7 महीने 1 साल तक सुरक्षित रहता है। और दूसरा उपाय क्या है, खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखना। जैसे मान लो आप सभी के घर में भी कोई खाना बच जाता होगा तो आप बचे हुए खाने को क्या करते हो, फ्रिज में रख देते हो। तो इससे क्या होता है कि जो खाना है उसको खराब होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और खाना खराब भी नहीं होता, ठीक है। तो ये है मतलब खाद्य पदार्थों को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो इस खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने से भी हम उसको खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक आता है अगला, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो इससे पहले हमने जो भी प्रकार पढ़े, अब प्रकार है हमारा तापमान के आधार पर, ठीक है। ये दूसरा प्रकार है, ये हम पढ़ रहे हैं तापमान के आधार पर। जो तापमान है उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं वो समझते हैं। इसमें देखो पहला हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो आप नाम से याद रखो कि उस यहाँ पे ऊष्माक्षेपी यानी कि इसमें ऊष्मा निकलेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन, देखो उत्सर्जन का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, यानी कि मान लो कोई भी अभिक्रिया मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब आप सीधे से याद रख लो, कोई भी मान लो अभिक्रिया हो रही है, उसमें जब उत्पाद का निर्माण होगा ना तो साथ में ऊष्मा भी निकलेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या, जैसे आप समझते हो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हमारे पास क्या है, CH4 यानी मीथेन। ये क्या हमारी एक गैस है, जब इसको हम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लाके जलाएंगे, जब मीथेन गैस को हम जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है, और H2 यानी कि जल है, जो लेकिन हमें मिलेगा किसके फॉर्म में, तो गैस की फॉर्म में मिलेगा जल, ठीक है। और लास्ट में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा इसमें से
गर्मी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और अगला हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में क्या है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपने जैसा वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया में क्या था, जो भी अभिकारक थे उसको तोड़ने के लिए क्या चीज चाहिए था, ऊष्मा चाहिए था, प्रकाश चाहिए था और विद्युत धारा चाहिए था। तो ठीक है, ऊष्मा चाहिए था, प्रकाश चाहिए था और विद्युत ऊर्जा चाहिए था। तो इन सभी के द्वारा हम क्या करते थे, अभिकारक को तोड़ते थे। तो उसी को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एक बार और। देखो आप ऐसे समझ लो, ऊष्मा छिपी में क्या है कि जो ऊष्मा है ना वो निकलेगी, जब उत्पाद होगा ऊष्मा का भी, ऊष्मा भी निकलेगी उत्पाद के निर्माण में, ठीक है। अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। और ऊष्मा शोषी में क्या है कि अभी जो हमारे पास अभिकारक है ना, अभिकारक उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसको अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए किसी आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की। जिस प्रकार हमने देखा था उसमें वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या लिखा, ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता है, प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है या फिर विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है। तो इसी को हम कह रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े जो अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तापमान के आधार पर। तो ये था हमारा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।